नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दर्शकों, अगर आपसे पूछें तो आपके दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता कौन सा है, तो जवाब एक ही होगा कि आपकी माँ से। और ऐसे ही विचार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है, जिससे पूरे देशवासी इस पर्यावरण से जुड़ सकें, हरियाली को कायम रख सकें। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम इस संवाद कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ संभागायुक्त इंदौर के संभागायुक्त श्री दीपक सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही में इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में आज हमारे बीच है मुख्य वन संरक्षक श्री नरेंद्र सोनितिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी। साथ ही में सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओपी जोशी जी, जो कि पर्यावरणविद हैं। साथ ही में श्री ए.के. नागर जी, जो कि रिटायर्ड सीसीएफ हैं। साथ ही में डॉक्टर दिलीप वघेला जी, जो कि पर्यावरणविद हैं। साथ ही में श्री अजय गडकर जी, जो कि एनजीओ से हैं। और उन्हीं के साथ हैं श्री रितेश जी, तारा जी हैं, जो कि उपनिदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र से। साथ ही में छात्र छात्राएं और इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ स्कूल के छात्र हैं राघव अद्विका और इंदौर के रहवासी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा संभागायुक्त श्री दीपक जी से है। उनसे जानना चाहेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जो कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के साथ संचालित किया गया है, किस भाव के साथ सर एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है? यूनाइटेड नेशंस ने जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए, उसमें क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल सिटीज़ और इसके साथ ही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब बात हुई, उसमें पर्यावरण और लाइफ ऑन अर्थ, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिसको लेके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून को पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम, एक अभियान शुरू किया गया। उद्देश्य ये था कि जिस तरह से माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, उसी तरह धरती माँ है और धरती माँ ही हमारा पालन पोषण करती है। तो हमारी भी ये जिम्मेवारी है कि हम धरती माँ के ऊपर जो हरियाली की चादर है, उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें। इस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संकल्प लिया पूरे प्रदेश में हरियाली और प्लांटेशन के साथ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का। इंदौर संभाग ने 1,25,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य लिया, जिसमें से 51 लाख पौधे सिर्फ इंदौर ज़िले में लगाए गए। और इस अभियान के दौरान मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है, इंदौर संभाग ने एक तो इंदौर नगर निगम के द्वारा इस अभियान के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अंकित किया गया। 24 घंटे में 12 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए। वहीं दूसरी ओर झाबुआ में भी सीड बॉल से 10 लाख से ज़्यादा बीजारोपण का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। और पूरे इंदौर संभाग में एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान के रूप में संचालित हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही बेहतर परिणाम इंदौर संभाग में दे पाएंगे। तो दीपक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस भाव के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। और वाकई में जो धरती माँ है, वो बिना कुछ लिए हमें देती ही है। तो अब हमारा फर्ज है कि इस धरती माँ को हरा भरा बनाएं। और साथ ही में आपने इंदौर के बारे में बताया कि इंदौर संभाग में क्या लक्षित है, उसकी भी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे बीच ऊर्जावान महापौर, इंदौर के ऊर्जावान महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर की नगरी जो कि स्वच्छता की नगरी जानी जाती है, और अब एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं लोग। किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है जन सहभागिता के माध्यम से इतिहास रचे जाने का, किस अनूठी सोच के साथ माँ के नाम एक पेड़ जो लगाना है, कितनी भावनाएं जुड़ी हैं लोगों। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई विचार या संकल्प देश के सामने रखते हैं, तो वो परिवर्तनकारी और
भविष्य की सोच के साथ होता है। जब उन्होंने पहली बार 2 अक्टूबर को खुद झाड़ू उठाई और स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, तो उनके उस विचार और संकल्प को भी लगातार 7 बार देश में नंबर 1 रहकर इंदौर की जनता ने पूरा किया। और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का सर्वे अगर कहीं होता है तो वो भारत में होता है। उसी प्रकार से इस बार 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेड़ लगाया और देश से आह्वान किया कि 140 करोड़ लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, तो वो हमारी स्वयं की माँ की स्मृति में भी, उनकी श्रद्धांजलि में भी, और प्रकृति जो माँ है उसके संरक्षण के भाव से ये आह्वान किया था। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि उनके उस विचार को, उस संकल्प को सही अर्थों में पूरा करने का काम इंदौर ने जन भागीदारी से किया। करीब 150 से ज़्यादा संस्थाएं, मध्य प्रदेश शासन के सभी विभाग, चाहे जिला प्रशासन हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, नगर निगम हो, संभाग की टीम हो, इन सब ने मिलकर रिकॉर्ड टाइम में 51 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए। लेकिन पौधे लगाने के साथ इस संकल्प के साथ लगाए कि इनको लगाकर इनका संरक्षण, और एक दिन में जो 12,40,000 पौधे लगाए, उनका तो एक मनोरम दृश्य है, आने वाली पीढ़ी भी उसको देखती रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया कि इंदौर की बहुत सहभागिता रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता का अभियान था उसमें भी इंदौर इसलिए अव्वल है क्योंकि जन सहभागिता बहुत रहती है। और अब जब पर्यावरण संरक्षण की भी बात आई है तो इसमें भी जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ेगा इंदौर। हमारे साथ आज मुख्य वन संरक्षक भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक रूप से धनी माना गया है मध्य प्रदेश को, लेकिन अर्बनाइजेशन के चलते क्या बदलाव आया है? कितने वन अब संरक्षित हैं हमारे मध्य प्रदेश में? देखिए, वन विभाग परंपरागत रूप से वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करते हुए आया है और हम लोग प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 5 से 6 करोड़ पौधों का रोपण करते हैं। और ये जो पौधे हम लोग जो रोपते हैं, ये हमारे विभिन्न वन मंडलों की जो कार्य योजना रहती है उसमें वर्णित क्षेत्रों के आधार पर हम लोग करते हैं। सामान्यतः हमारी जो लोग हैं वो उन क्षेत्रों के बारे में, चूँकि रिमोट एरियाज में रहते हैं ये क्षेत्र, इसलिए बहुत कम जानकारी पाते हैं कि यहाँ पर क्या वृक्षारोपण के अभियान के रूप में चल रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे इंदौर शहर में जो एक वृहद रूप से 51 लाख पौधों का रोपण हुआ है, इससे आम जनता को उसके जुड़ने का मौका मिला है और एक अभियान के तौर पे लोगों ने इसको आत्मसात किया है। और हम लोग पर्यावरण वानिकी के अंतर्गत भी वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन इतने वृहद संख्या में वृक्षारोपण हम लोग नहीं करते हैं। तो ये जो अभियान है, जैसा अभी हम लोग चर्चा में देख रहे थे कि लोगों के साथ अभी एक अभियान बन चुका है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के वनों के संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान करेंगे। हम लोग ना सिर्फ वन क्षेत्रों में बल्कि वन क्षेत्रों के बाहर, जिसको हमको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहते हैं, TOF, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण एक अभियान के रूप में करेंगे। बिल्कुल, नरेंद्र जी और भी जानेंगे किस प्लानिंग के साथ वन विभाग कार्य कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर प्रतीक जी। डॉक्टर प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर जहाँ पर उद्योगों की भरमार हो चुकी है और ऐसा भी कह सकते हैं उद्योग की नगरी बन चुका है इंदौर, अर्बनाइजेशन निरंतर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन निरंतर बढ़ रहा है, तो ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, इसके अंतर्गत कितना संरक्षित रह सकेगा पर्यावरण, अगर इंदौर की बात करें? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है एक पेड़ माँ के नाम, उसका बड़ा संकेतात्मक और संदेशात्मक महत्व है। जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है और माँ उसे सबसे पहले दूध पिलाकर उसमें नवजीवन का संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है, वैसे ही बच्चे के कोख से बाहर आते ही पेड़ उसे ऑक्सीजन देकर उसमें प्राणवायु का संचार करता है। तो माँ और पेड़ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों एक ही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो माँ के साथ पेड़ को जोड़ा है वो बहुत ही व्यापक संदेश देने वाला है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक उद्योगों का सवाल है, वे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उद्योगों का एक खामियाजा ये भी है कि वे बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण का कारण बनते हैं, कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन ये सही है कि पर्यावरण विभाग और दूसरे तरीक़ों से
प्रदूषण को रोकने के प्रयास होते रहते हैं। बावजूद इसके उद्योग बहुत ज़रूरी हैं। अब प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए, जैविक संतुलन बनाने के लिए और औद्योगिक और पर्यावरण की भी संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत व्यापक पैमाने पर पेड़ों को लगाएं, पौधों को लगाएं, ताकि हमारी आबो हवा शुद्ध हो सके। ना तो उद्योगों को मिटाया जा सकता है, ना उद्योगों को लगने से रोका जा सकता है, लेकिन पेड़ों के माध्यम से हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होगी वो उद्योगों से जो कार्बन निकलने वाला है उसको संतुलित करेगी। और इसलिए ये जन अभियान हमें बनाना पड़ेगा, जो हमने बनाया भी है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास मंत्री हैं, उन्होंने इस अभियान को, इस संकल्प को एक रूप में लिया और महापौर जी ने और इंदौर के प्रशासन ने उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटे। वो एक इतिहास है और पूरे देश के लिए प्रेरणा का कारण है। जिस तरह से 51 लाख पौधे लगाए गए, एक दिन में 12,40,000 पौधे लगाए गए, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अनूठी और अप्रतिम घटना है। इसके लिए इंदौर की जनता निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया कितना ज़रूरी है वृक्षारोपण, जिससे हम प्रकृति को संरक्षित रख सकते हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद हैं वघेला जी। वघेला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जलवायु परिवर्तन हो चुका है क्योंकि जो पेड़ हैं वो निरंतर कट रहे हैं। मेरा जो पहला प्रश्न था, इंडस्ट्रियलाइजेशन निरंतर बढ़ रहा है, तो किस प्रकार से मौसम में बदलाव आ रहा है, ये जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से जो मौसम में बदलाव है उसका सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी हम देखें कि आज के लेवल जो CO2 का लेवल है वो ग्लोबल लेवल पे 425 ppm 425 ppm CO2 है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पहले ये लेवल 250-260 के आसपास होता था और आज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रही है। उसका एक कारण है कि हमारा फ्यूल कंजम्पशन बहुत बड़ा है, पेट्रोल डीजल हम बहुत ज़्यादा उपयोग में ले रहे हैं, परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम देखें कि बिजली की खपत भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो जितनी हम ऊर्जा की खपत बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा CO2 इमिशन होगा। और हम देखें कि एक व्यक्ति को कम से कम 7 पेड़ की आवश्यकता होती है, वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यदि एक व्यक्ति को 7 पेड़ की आवश्यकता है तो हम इंदौर में तो 9 से 10 लाख ही पेड़ पौधे हैं। तो 9 से 10 लाख यदि पेड़ हैं तो हमें इतने कम पेड़ों से हमारा काम नहीं चल सकता। उसके कारण हमारी आबोहवा खराब होगी, तापमान बढ़ेगा और वायु प्रदूषण भी होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है हम कम से कम यदि 7 पेड़ों की देखें तो 2.5 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता इंदौर को है। तो यदि हमने 51 लाख का लक्ष्य रखा है तो ये कम है, लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है। फिर भी यदि हम देखें तो एक बैलेंस स्थिति लाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों की आवश्यकता होगी, तभी हम इस तापमान को रोक सकेंगे, बढ़ते हुए तापमान को रोक सकेंगे और हमारी आबोहवा को सुधार सकेंगे। बिल्कुल वघेला जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक व्यक्ति को 7 पेड़ों की आवश्यकता होती है, तो टारगेट बहुत बड़ा है। दीपक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर जो कि बहुत ही अट्रैक्शन की नगरी है हमारे मध्य प्रदेश में, जहां निवेशक जुड़ना चाहते हैं और महत्वपूर्ण नगरी है इंदौर, लेकिन क्योंकि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और निवेशक जुड़ रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण पर काफ़ी असर पड़ा है। तो किस प्लानिंग के साथ इंदौर संभाग के लिए पर्यावरण के लिए कार्य किया जा रहा है? इंदौर न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश का जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश हुआ वो पीथमपुर में हुआ, जो मध्य प्रदेश के बगल में है। इंडस्ट्री लाना, विकास करना, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आज के समय की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो हमें करना ही होगा। अब हमें देखना ये होगा कि जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा हम एनर्जी ले सकें, चाहे वो पवन चक्की के माध्यम से हो या सोलर के माध्यम से हो या इस तरह के जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम लें। दूसरा जो विषय है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, पौधारोपण और पेड़ों और पौधों को किस तरह से हम बचा सकें। बिल्कुल। शासकीय तौर पे जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा जो दीर्घ अनुभव है वो ये कहता है कि जब तक लोग कार्यक्रम से जुड़ेंगे नहीं तब तक वो कार्यक्रम सफल होगा नहीं। बिल्कुल। और मैं इस माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ का नाम का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा। इसके माध्यम से लोग इसमें जुड़े हैं।
और ऐसा मैं तो इतने वर्ष के सेवा काल में पहली बार देख रहा हूँ कि इतना बड़ा जन समुदाय स्वप्रेरणा से इस प्लांटेशन के कार्यक्रम में आया है। और ये पूरी तरह से सफल तभी होगा जब इंदौर का एक एक नागरिक, जिस तरह से स्वच्छता में सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हिंदुस्तान में इंदौर को पहले नंबर पे लाया, उसी तरह से हरियाली की जो बात हुई है। और जैसा कि आपने बताया है कि एक व्यक्ति को 7 पेड़ तो चाहिए ही, तो हर व्यक्ति जब ये जिम्मेवारी ले कि हम उतने पेड़ लगाएं और बचाएं जितनी हमें आवश्यकता है, तब भी हम शायद अपनी जो लक्ष्य है कि हम विकास भी करें और उसके साथ पर्यावरण की रक्षा भी करें। बिल्कुल दीपक सर, बहुत अच्छे से आपने अपने विचार व्यक्त किए कि वाकई में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है विकास के लिए, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है और पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं। इंदौर संभाग की अगर बात करें, हमारे साथ महापौर हैं इंदौर के श्री पीयूष मित्र भार्गव जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इंदौर जो कि नवाचार के लिए जाना जाता है और स्वच्छता में भी कई सारे नवाचार के साथ जन सहभागिता हुई है, क्या पेड़ के संरक्षण में भी जन सहभागिता होगी, नवाचार लेकर आएगा इंदौर? नहीं, इंदौर ये नवाचार ला चुका है। बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 51 लाख का लक्ष्य लिया। और इंदौर का अपना लक्ष्य, ये जनता का लक्ष्य है, जन भागीदारी का लक्ष्य है। और जनता ने पेड़ लगाए भी और उनके संरक्षण की भी जिम्मेदारी ली जन भागीदारी से। जिस व्यक्ति ने जो पेड़ लगाया उसका लगाते समय एक फ़ोटो खींचा, फिर 3 महीने बाद उसके साथ वो फ़ोटो खींच कर डालने वाले हैं, 6 महीने बाद का भी एक फ़ोटो डालने वाले हैं। तो ये फ़ोटो इवेंट नहीं है, जनता के साथ मिलकर पेड़ लगाकर उसका संरक्षण करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये विषय जाए। और विशेषकर इंदौर के लिए बड़ा चैलेंज इसलिए है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर, देश का सबसे स्मार्ट शहर, अपने क्लीन एयर इनिशिएटिव के लिए भी देश भर में नंबर 1 है। लेकिन फिर भी इस शहर का जो ग्रीन कवरेज है वो लगभग आधा था। ऐसा माना जाता है कि मिनिमम 18% किसी भी शहर का ग्रीन कवरेज होना चाहिए, हमारा 9.5% था। तो ये एक बार 51 लाख लगाने का लक्ष्य नहीं है, हम आने वाले 5 साल तक लगातार 51 लाख लगाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और वो बिना जनता की सहभागिता से, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए संभव नहीं है। तो लोगों ने अपने घर के बाहर के ग्रीन बेल्ट में, अपनी कॉलोनी के बगीचे में, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जितना ग्रीन एरिया है उसने वहाँ की जिम्मेदारी ली है, वहाँ भी लोगों ने जाके लगाए। ये 12,40,000 पौधे जनता ने एक दिन में, अलग अलग समाजों ने लोगों को ले जाकर लगाए हैं। तो ये जनभागीदारी का ही मॉडल है। बिल्कुल सर, जन भागीदारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महापौर जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, पुष्पमित्र जी। और अब हमारे साथ जो वन संरक्षक हैं, मुख्य वन संरक्षक, सर आपसे जानना चाहेंगे किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। सीड बॉल्स की सर ने चर्चा करी थी, तो वो क्या है और उसके माध्यम से कैसे वन को संरक्षित किया जाएगा? देखिए, जो हमारे वन क्षेत्र में हैं, उन वन क्षेत्रों में इस वर्ष झाबुआ वन मंडल में वहाँ कलेक्टर की पहल पे ग्रामीणों को उससे जोड़ के सीड बॉल, एक अर्थ बॉल होती है जिसमें सीड रहता है, उसको स्प्रेड किया जाता है वन क्षेत्रों में और ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों में जहाँ पर वो अपने आप को स्थापित कर सके। बिल्कुल, एक बहुत सरल तरीका है, क्योंकि यदि हम वृक्षारोपण बृहद करने जाते हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। एक सीड बॉल एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम संरक्षित क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में पौधों का रोपण कर सकते हैं, उनको संरक्षित करके एक बड़े पौध के रूप में हमको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम लोग देखें तो हमारे, यदि हम आम जनता को इसमें जोड़ना चाहते हैं तो एक अंकुर ऐप है, आपने सुना भी होगा। उसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो नागरिक अपना उसमें पौधारोपण के साथ में उसको फोटो अपलोड कर सकते हैं और ये एक प्रकार से एक अभियान के रूप में हम सभी नागरिकों को जोड़ना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधारोपण में अपना सहयोग भी कर सकें और अपने एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन भी कर सकें कि आने वाले समय में उस पौध की क्या स्थिति है। वो लैट लॉन्ग के माध्यम से
पौध की वर्तमान में आज स्थिति और आने वाले समय पे वो क्या रूप में आगे बढ़ेगा, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि सीड बॉल के माध्यम से किस प्रकार से पुनः हम हरा भरा कर सकते हैं वनों को, फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हमारे साथ एक और पर्यावरणविद हैं डॉक्टर ओपी जोशी जी। ओपी जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, बात हम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, आपके क्या विचार हैं, क्या प्रयास करने चाहिए हम सभी को? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने पूरा जो हमें दिया है एक माँ के नाम पेड़ लगाना, ये दुनिया की जो अभी बिगड़ती हुई पर्यावरण की स्थिति है उसका संदर्भ में ये बहुत ही उपयोगी है जी। क्योंकि हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, तो इन सारे संदर्भों में ये बहुत अच्छा कदम है। और शायद इंदौर में महापौर के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। इंदौर की यदि हम बात करें तो इंदौर तो ऐसा शहर है जो पेड़ पौधों से पहले से ही जुड़ा है। यहाँ कई जो स्थान है जैसे पिपली बाजार है, इमली बाजार है, खजूरी बाजार है, मोरसरी गली, ये सब पेड़ों से ही जुड़ी हुई है। और होलकरों ने तो यहाँ पर इतना सख्त नियम लगाए थे, आप उनका गजेटियर पढ़ा है कि आप बगैर उनके अनुमति के एक पेड़ की ढगाल भी नहीं काट सकते थे। बिल्कुल। और कई पुराने लोग तो कहते हैं कि इंदौर बाग बगीचों का ही शहर है। बिल्कुल। तो अभी जो हमने पूरा अभियान चलाया है ये कभी काफ़ी सफल रहेगा, क्योंकि अभी इंदौर में हम देखें तो जैसे स्मार्ट सिटी वालों ने बताया 10 लाख के करीब पेड़ हैं, 20 लाख के करीब वाहन बताए जाते हैं, 30 लाख जनसंख्या है। बिल्कुल। तो हमारे सबके प्रयासों से, मेयर साहब के प्रयासों से यदि हम इसकी संख्या जनसंख्या के बराबर ले आए 2-3 साल में, तो ये इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और इंदौर में जो अभी मौसम की चरम घटनाएं घटी है 2, वो भी काफ़ी कम हो सकती है। एक पिछले सितंबर में काफ़ी पानी गिरा था और अभी मई में हमारा 11 दिन तक टेम्परेचर 40 डिग्री से अधिक रहा जी। और शायद 23 को ये 45 के ऊपर भी पहुंच गया था। तो ये सारा अभियान इंदौर के पर्यावरण को काफ़ी सुरक्षित बना देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। हमारे साथ रिटायर्ड CCF हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे नागर सर कि आप वन को संरक्षित रखने के लिए क्या विचार रखते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि अब टेम्परेचर निरंतर बढ़ रहा है, 40 डिग्री तक पहुंचा, और हम सभी की रक्षा सिर्फ पेड़ ही कर सकते हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और हमारे इंदौर के महापौर जी के पहल पर जो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है जी, बहुत अच्छी पहल है ये, और मैं खुद भी उसमें शामिल हुआ था। बिल्कुल। मैं एक पुस्तक का जिक्र करना चाहता हूँ। एक छोटी सी बुकलेट है, वो पुरानी बुकलेट है, ट्रीज एंड श्रब्स ऑफ इंदौर स्टेट। ये W.E. बिस्को एक कंजर्वेटर हुए हैं, उन्होंने लिखी थी और उन्होंने ही कंपाइल की थी, और 1910 की बात है ये। बिल्कुल। तो उसमें 180 प्रजातियों का उल्लेख आया था, और इंदौर स्टेट में अगर 180 प्रजातियां तब थीं तो आज की स्थिति में क्या होगा। बहुत सारी प्रजातियां उसमें विलुप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल। तब इंदौर की पॉपुलेशन थी 54,000 और आज पता नहीं कितनी बढ़ चुकी है। जहाँ तक 1911 का सेंसस बताता है वो 21 बिल्कुल, लाख बताता, अब तो और बढ़ गई है जी। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर इंदौर सांस कहाँ से ले। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके लिए जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी वृक्षारोपण। बात आपने की। आपने जो बुक की बात बताई है, तो मतलब इतिहास में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी प्रजातियां थी इंदौर में। हमारे साथ NGO से हैं श्री अजय गड़ीकर जी। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका NGO किस प्रकार से कार्य करता है प्रकृति को संरक्षित करने। नमस्ते मैडम, मंच को भी नमस्कार। मैं यही ऐड कर रहा था कि जो किताब का सर जिक्र कर रहे थे, उससे हमारी संस्था नेचर वॉलंटियर ने रिप्रोड्यूस करके उसके अंदर उसको नए सिरे से छपाया है, ताकि लोगों को पता चले कि उस समय किस क्या क्या प्रजातियां पाई जाती है और हम क्या लॉस कर रहे हैं। बिल्कुल। और बस इतना ही बिल्कुल। ऐड कर रहा। हमारे साथ स्कूल के भी कुछ छात्र हैं, राघव हैं हमारे साथ, वो एक कविता सुनाएंगे। राघव, बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति संरक्षण के लिए आप क्या सोचते हो? आप कविता तैयार करके आए हैं, सुनाएं। नमस्ते सब लोग, मेरा नाम राघव गुप्ता है, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। तो ये एक व्यक्ति के बारे में 2-3 लाइनें हैं। तो वो व्यक्ति पर्यावरण के प्रभावों से नकारात्मक प्रभावों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में है। चल रहा था साथ कोई, सिसक रहा था हर पल, करा रहा था बार बार, आंखें थी धुंधलाई, करा रहा था बार बार, आंखें थी धुंधलाई, कान हुए थे बेकार,
और खांस रहा था बार बार। सुना आप लोगों ने क्या कहा मैंने? खांस रहा था वह बार बार, पेट पकड़कर अपना वे ज़ोर ज़ोर से राह करा रहा था। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी पंक्ति है। और हाल ही की जो सिचुएशन है एक मानव की, वो आपने व्यक्त की कि प्रदूषण के कारण एक व्यक्ति कर रहा था, खास रहा था। तो प्रकृति को संरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार से नेहरू युवा केंद्र से तारा जी हैं। तारा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नेहरू युवा केंद्र के जो युवक युवती रहते हैं वे काफ़ी प्रयास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको संचालित करने के लिए, तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं नेहरू युवा केंद्र द्वारा? नमस्कार सर सभी को। मैं तारा पारगी, उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र इंदौर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार जी द्वारा हमारे पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा हमको महत्व देते हैं इस चीज़ के लिए, काम के लिए। और वाराणसी में भी उन्होंने संवाद भी किया था युवाओं से इस प्रकार से, और काफ़ी प्रभावित थे। और ये एक पेड़ माँ के नाम, सभी हमारे युवा जो महिला मंडल, युवा मंडल गांव से जुड़े हुए हैं, एनजीओ है हमारे साथ, तो शुरू से वो ग्रास रूट लेवल पे सभी ये काम करते आ रहे हैं और करते हैं। और इसको स्पेशल इस अभियान को हम चला रहे हैं। उसमें हमारा नवाचार ये रहा है कि वैसे गांव के लोग तो जानते हैं पेड़ों से, नीम से क्या हमको फ़ायदा होता है, और इस बार हमने नवाचार ये किया कि हर क्लब में हमारे 7 से 15 सदस्य होते हैं संस्था में जो गांव से जुड़े हैं। प्रत्येक गांव में हमने सबसे पहले ये करा कि सबसे पहले आप त्रिवर्णी पौधे लगा के शुरुआत कीजिएगा, और कितने पौधे आप लोग लगा रहे। तो इसमें ये नवाचार हुआ कि पीपल, बर्ड और नीम, ये 3 पेड़ एक साथ होते हैं मैंने कहा। और यहाँ बड़ा अपन इतना छावदार भी होते हैं और बड़ा चबूतरा अपन बना के गांव में बैठ के कुछ भी बात करो, पूजा पाठ करो, करते हैं। तो पूजा के आधार पे इससे हमने शुरुआत की, और वहाँ बाकायदा हमने उसमें अगरबत्ती वगैरह फूल से उनका वहाँ पूजा पाठ की और आगे बढ़ा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे प्रयास है तारा जी, और निरंतर नेहरू युवा केंद्र इसी प्रकार से प्रयास करता है। हमारे साथ संभाग आयुक्त तो श्री दीपक सिंह सर हैं। दीपक सर, जानना चाहेंगे जियो टैगिंग के माध्यम से जो पेड़ रोपित किए जाएंगे उनकी टैगिंग भी की जाएगी, किस प्रकार से होगा ये पूरा प्रयास? इसमें बेसिकली 2 मोबाइल ऐप हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का है और दूसरा भारत सरकार का है, अंकुर। उद्देश्य ये है कि जो भी प्लांट कोई लगा रहा है, सैपलिंग लगा रहा है, तो उसकी वो एक सेल्फी ले, फ़ोटो ले, और जब वो फ़ोटो लेते हैं तो उसमें उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी आ जाते हैं। बिल्कुल, ताकि जब वो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब वो दूसरी उसके फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो एक तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसी लोकेशन पे वो प्लांट्स की प्रगति हो रही है, और दूसरा जिस भी व्यक्ति ने उस पौधे को लगाया है और वो उसकी देखभाल कर रहा है, वो एक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है कि किसके द्वारा उस पौधे का रख रखाव और देखभाल की जा रही है। बिल्कुल सर, वो काफ़ी अच्छे से बताया। प्रशासन बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है जिससे मॉनिटरिंग की जा सके। सिर्फ वृक्षों को रोपित नहीं करना है, उनको संरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ महापौर जी हैं, पुष्य जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अर्बन प्लानिंग की अगर बात करें, शहर के आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा बनाने के काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जैसा कि इंदौर में हम देखते हैं इंफ्रा काफ़ी ज़्यादा है, सड़कें सुसज्जित हैं, यहाँ पे काफ़ी परेशानी आएगी पौधों को रोपित करने में, तो कैसे प्लानिंग की जा रही है इन सब चीज़ों की? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी भी अर्बन एरिया का अपना एक मास्टर प्लान होता है। बिल्कुल, ये एक अलग विषय हो सकता है कि उस मास्टर प्लान का एग्जीक्यूशन हम कितना कर पाए, लेकिन जब भी कोई मास्टर प्लान बनता है तो उसमें ग्रीनरी का अपना महत्व होता है। और अभी की स्थिति में हमारे मास्टर प्लान में 14% से ज़्यादा ग्रीन एरिया हमने रखा है। बिल्कुल, और मुझे विश्वास है कि इंदौर का जो नया मास्टर प्लान अभी पब्लिश होने वाला है, जिसका ड्राफ्ट प्लान, उसमें पूरे इंदौर शहर से सुझाव लेने के बाद हमने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि इस ग्रीन कवरेज को नए मास्टर प्लान में बढ़ाकर लगभग 18% किया जाए, नया एरिया इसमें ग्रीनरी का जोड़ा जाए। तो अर्बन प्लानिंग एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिससे आप किसी अर्बन एरिया का, अर्बन लोकल बॉडी का ग्रीन एरिया बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार का नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि कॉलोनाइजेशन के जो नए रूल्स की ड्राफ्टिंग पे बात हो रही है या मास्टर प्लान की ड्राफ्टिंग पे जो बात हो रही है,
उसमें कॉलोनी डेवलप करने वाले लोगों को भी ग्रीनरी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम नए रूल्स में होगा, ऐसा बात हो रही है। तो ये अपने आप अर्बन प्लानिंग में ग्रीनरी के महत्व को बढ़ाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने बताया कि ग्रीनरी का महत्व बहुत है और सब प्लानिंग के साथ होता है। हमारे साथ मुख्य वन संरक्षक हैं श्री सनोदिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वन विभाग की क्या प्लानिंग है। जैसा कि सर ने बोला कि ग्रीन कवरेज एरिया होता है, ग्रीन बेल्ट होती है, तो किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है वन विभाग? जैसा मैंने अभी पूर्व चर्चा में आपको बताया था कि हम लोग जो वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण तो करते आ रहे हैं जी, लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम लोग जिसको TOF मैंने नाम दिया था, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, हाँ, उसको हमें ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हाँ, और उसके लिए हालांकि शासन की बहुत योजनाएं हैं, कृषि वानिकी की योजनाएं हैं जिसमें हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। पौधारोपण के लिए 240 रुपये तक की उनको सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसी कई योजनाएं और भी चल रही हैं। जैसे हम लोग और कार्यक्रम जो करते हैं उसमें हम लोग एक अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को जोड़ते हैं ताकि लोग जंगल में जाके ज़्यादा से ज़्यादा वनों के प्रति उनका लगाव बढ़ सके और वो पौधरोपण के लिए अपने जो भी क्षेत्र हैं, अपने नगर में, अपने गांव में, जहाँ भी वो रहते हैं, हाँ, वहाँ पर पौधारोपण के लिए अपनी प्रेरणा ले सकें और पौधा का रोपण कर सकें। बाकी हम लोगों के पास में जो योजनाएं और भी आती हैं उसमें जो औद्योगिक विकास के कारण हमारे पास में जो फॉरेस्ट एरिया डाइवर्टेड होता है उसके एवज में हम लोग को रेवेन्यू क्षेत्र मिलता है, तो वो भी एक प्रकार से उसको हम लोग वनों के रूप में घोषित करके उसमें वृक्षारोपण कार्य करते हैं। तो ये इन योजनाओं के साथ में विकास का भी होता है, साथ में हमारे वन क्षेत्र के आवरण में भी वृद्धि इस रूप में हम लोग परिलक्षित करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया और वाकई में अनुभूति कार्यक्रम जो है वो एक प्रयास है जिससे जन जन जुड़ सके जंगलों से, वनों से। हमारे साथ एक MNC में कार्यरत प्रोजेक्ट मैनेजर हैं नेहा जी, उनसे जानेंगे कि IT के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया लेकिन पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको प्रेरित करना क्यों ज़रूरी है? अभी तक हम लोगों ने आप सभी के विचार सुने और अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि कैसे वृक्षारोपण हमें करना चाहिए और उसे संरक्षित रखना चाहिए। बट अभी बहुत ज़रूरी है कि हम जाने अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या हमारी आगे की पीढ़ियों पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से सबको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस टाइम पर हम लोगों ने नहीं लिए कोई भी एक्शंस तो इसका बहुत कुछ आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर प्रतीक जी। सर, आप जो कि समाज और प्रशासन के बीच में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आपके क्या विचार हैं, जनता कितनी जागरूक है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए? क्योंकि जो लाइफस्टाइल की बात करें तो काफ़ी बिजी हैं सब अपने अपने कार्य में बहुत बिजी रहते हैं, कितना सहयोग प्राप्त होगा जनता का? पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमने हमारी सनातन संस्कृति को छोड़ दिया। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों का और नदियों का बहुत महत्व है। हमारे अनेक ऐसे तीज त्यौहार हैं जो वृक्षों से संबंधित हैं, जैसे आंवला नवमी हम मनाते हैं, या जैसे हम सावित्री वट पूजा करते हैं, या नदियों को हमने माँ का दर्जा दिया है। और कुछ तिथियां हैं जहाँ हमें नदी पर स्नान करना होता है। नदी को हमने माँ का दर्जा इसलिए दिया कि हम नदी को शुद्ध रख सकें, उसकी पूजा कर सकें। तो पौधे लगाने की हमारी एक अपनी सांस्कृतिक परंपरा रही है। बिल्कुल, हमारी माताएं बहनें और हम सुबह सुबह जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं और तुलसी को जल चढ़ाते हैं, ये पर्यावरण से हमारे जीवन को जोड़ने की कवायद थी जो हमारे पूर्वजों ने की थी, हमारे देवी देवताओं ने की थी। लेकिन आधुनिकता की होड़ में, भौतिकता की चाह में हम धीरे धीरे अपनी सनातन संस्कृति से, अपने धर्म से, अपनी परंपराओं से दूर होते गए, कटते गए। और उसका नतीजा ये निकला कि आज जैविक असंतुलन बढ़ रहा है, जोग्राफिकल परेशानियां आ रही हैं, या पर्यावरण असंतुलन की स्थितियां बन रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये सब इसलिए है कि हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि हम अगर पेड़ को नहीं बचाएंगे तो हम नहीं बच पाएंगे, अगर हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम नहीं अपना संरक्षण नहीं कर पाएंगे। तो ये जागरूकता अब आ रही है और इसका अच्छे नतीजे भी आएंगे। जैसे भी हमने इंदौर में 12,40,000 पौधे लगाए एक दिन में, तो निश्चित रूप से पूरा देश इस तरह से काम करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे वेदों में भी वर्णन है पर्यावरण को संरक्षित रखने का। इसी प्रकार से एक छात्रा है हमारे बीच, अद्विका, उसके मन में एक प्रश्न है, हमारे पैनल से वो पूछना चाहेगी। जी अद्विका।
मेरा नाम अद्विका है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर हम किसी को पेड़ काटते हुए देखते हैं तो हम किसको कांटेक्ट कर सकते हैं और उसे क्या समझा सकते हैं? जी दीपक सर, आपसे पहले प्रश्न पूछेंगे, फिर महापौर जी आपसे भी आपके विचार जानेंगे। देखिए, पेड़ काटने की जो परमिशन होती है अभी, तो अगर वो शहरी क्षेत्र है तो कमिश्नर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं उनके द्वारा अनुमति दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो वन विभाग या राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वो उसकी अनुमति जारी करते हैं। तो अगर कहीं पर इस तरह के पौधा आपको लग रहा है कि ट्री कटिंग हो रही है या पेड़ को बिना अनुमति के काटा जा रहा है, तो एक तो जो CM हेल्पलाइन है 181, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, या कलेक्टर ऑफिस या कमिश्नर नगर निगम या वन विभाग, ये तीनों विभाग ऐसे हैं जो इस पर काम करते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। महापौर जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उसने बोला कि किस प्रकार से समझाएं भी अगर वृक्ष कोई काटता है तो। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, इसने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। अभी सामान्यतः हमने पेड़ काटने की परमिशन बंद की है, लेकिन अपने घर का पेड़ किसी और को डिस्टर्ब ना करें इसलिए कटाई छटाई की परमिशन दी जाती है। एक दूसरा, डेवलपमेंट के लिए कुछ पेड़ों को हटाना ज़रूरी होता है, कभी कभी रोड बनानी है, मेट्रो का काम चल रहा है, तो हम पेड़ काटने की परमिशन नहीं देते हैं, पेड़ ट्रांसप्लांट करने की परमिशन देते हैं। और पेड़ ट्रांसप्लांट करने में भी उसकी कटाई छटाई पहले करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई पेड़ काटता हुआ आपको दिखे तो हमारा 311 ऐप है, उस पर आप शिकायत कर सकते हो। नगर निगम के कंट्रोल रूम का नंबर सबके पास है, उस पर कर सकते हो। जैसा दीपक जी ने बताया, CM हेल्पलाइन में आप शिकायत कर सकते हो। और आप तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों को बुला के मौके पे आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं कि अभी तो रुके, बिल्कुल, क्योंकि कब कंप्लेंट होगी और वो आएंगे तब तक तो पेड़ कट जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, दीपक सर ने बताया कि CM हेल्पलाइन जो है 181 उस पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप किसी को भी पेड़ काटते देखें। और जो नगर निगम का भी ऐप सर ने बताया है कि 311 इस पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं कृपया वृक्ष ना काटें। दीपक सर, जैसा कि एक हमको सूचना प्राप्त हुई कि धार में आपने एक एरिया में जो वृक्ष काटने के लिए बैन लगाया था, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। दरअसल में वो एक ग्रामीण क्षेत्र का मामला था धार में, वहाँ पर कुछ लोगों को आवास के पट्टे देने थे जी। उसमें पंचायत ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि एक वहाँ पर शासकीय भूमि में जो काफ़ी पुराना एक प्लांटेशन था, वहाँ पर वो पेड़ काट के और उसमें फिर वो आवासीय क्षेत्र उसको विकसित करना चाहते थे, और उसका उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित कर लिया था। वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने उसकी अनुमति भी दे दी थी। फिर गांव के ही एक जागरूक नागरिक थे, वो एक न्यायालयीन प्रक्रिया में मेरे समक्ष आए। जब उसे पूरे प्रकरण को मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पर और भी इस तरह के शासकीय भूमि और निजी भूमि उपलब्ध हैं जहाँ पर कि आवासहीनों को हम जो आवासीय पट्टे देते हैं वो दे सकते हैं। इसलिए मैंने आदेश किया कि वो जो प्लांटेशन वाला एरिया है उसको नहीं डिस्टर्ब किया जाए, कोई ट्री कटिंग नहीं होगी, बल्कि मैंने उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत को दी और उनको ये कहा कि किसी दूसरे स्थान पे वो आवासीय पट्टा देने की कार्रवाई करें। सर, बहुत अच्छा प्रयास था ये, क्योंकि वन को संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है और वन बनाने में सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। इसलिए हमारे साथ जो मुख्य वन संरक्षक है नरेंद्र सनोदिया जी, सर आपसे जानना चाहेंगे। सर ने बहुत अच्छा एक उदाहरण हमारे सामने रखा कि सर ने रोक लगाई, आदेश दिया कि वन को संरक्षित रखना है, इसलिए वहाँ के जो पेड़ हैं वो नहीं कटेंगे। सर, जब वन कटते हैं और उसके बाद वनों को बनाने के प्रयास किए जाते हैं, देखा जाता है 100 पौधे लगे हैं तो उसमें से मुश्किल से 20 या 30 ही पनप पाएंगे। तो और क्या प्रयास हो रहे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। जो हमारे वृक्ष कटते भी हैं या जंगल कटता भी है, उसको हम लोग प्राकृतिक स्वरूप में तो हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कई प्रकार की प्रजातियां उसमें पनपती हैं। और हम जो वृक्षारोपण करते हैं वो सामान्यतः मोनोकल्चर वाला रहता है, यानी एक ही प्रजाति को हम लोग ज़्यादा महत्व दे के हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। इसमें जो आपने पूछा है कि इसको कैसे विकसित करें, तो एक सामान्य सी बात है कि हमको
जन चेतना के माध्यम ही लोगों में एक प्रकार से अवेयरनेस हम लोगों को करना पड़ेगा। जब तक जन समुदाय वन संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं होगा, किसी विभाग या किसी सांस्कृतिक संस्था के माध्यम से हम एक घना जंगल और एक बहुत अच्छा रोपण कर पाना एक मुश्किल काम है, यानी कठिन, तो ये नहीं कह सकते कि नामुमकिन है, लेकिन एक मुश्किल काम है। इसलिए जन समुदाय को वन संरक्षण से जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी। सर, आप क्या समाज से बोलना चाहेंगे? पत्रकार हैं, समाज से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता तो निश्चित रूप से इस तरह के कामों में अपना योगदान देती है, और अगर इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया या 12,40,000 पौधे लगाए गए, तो मीडिया ने भी उसमें बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई, प्रचार प्रसार किया, और उसका नतीजा भी एक हम कर पाए। समाज को ये समझना होगा कि अगर उसे सांसें चाहिए तो उसे पौधे लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे क्लाइमेट को ख़राब कर रहा है। हम एसी के बिना रहते नहीं हैं, एसी के बिना चलते नहीं हैं, एसी के बिना सोते नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लगातार कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। उस अनुपात में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं पर्यावरण को सुधारने के लिए। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद व्यक्तिगत तौर पर हम जागरूक करें, और ये बच्चे जो आए हैं, मैं इनके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम प्रकृति का महत्व समझाएं, उन्हें हम पेड़ पौधों का महत्व समझाएं, उन्हें हम जल संरक्षण सिखाएं। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर जो होता है, संस्कारों का जो हस्तांतरण होता है, वो अगर हम बच्चों के माध्यम से करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत सुखी और स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है सर आपका। हमारी संस्कृति को सहेजने के लिए, प्रकृति को सहेजने के लिए एक बहुत ही वरिष्ठ पर्यावरणविद वघेला जी हैं। वघेला जी, आपके क्या विचार है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप प्रकृति संरक्षण के लिए? देखिए, जो वृक्षारोपण या पौधारोपण है, ये निश्चित रूप से हम लोगों को प्रकृति से जोड़ता है। तो जब हम कोई पौधारोपण करते हैं तो हम उस मिट्टी से भी जुड़ते हैं, उसको भी हाथ में लेते हैं, पानी भी देते हैं। तो जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, ये सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो जब भी हम लोग इस नेक कार्य को करते हैं, पुनीत कार्य को करते हैं, तो हमारी एक भावना है उस पौधे से जुड़ जाती है। बिल्कुल। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस पौधे को हम लगा रहे हैं, आगे भी उसको देखते रहें, उसको बड़ा होते देखते रहें। जब तक वो पौधा बड़ा नहीं होता, हमें उसकी देखभाल करना चाहिए। और ये बच्चों में शुरू से शिक्षा दी जाए तो हम इंदौर को फिर से वैसा हरा भरा कर सकेंगे जैसा कि पहले अहिल्याबाई के समय था। और हमने इंदौर की जो हरियाली पहले देखी है, आज ज़रूर बहुत घट गई है, और हम उस हरियाली को फिर से बढ़ा सकते हैं इसी भावना के साथ में। बिल्कुल वघेला जी, बहुत अच्छा विचार है। वाकई में हमें घर से ये शिक्षा शुरू करनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा कि अगर हम घर में एक पेड़ लगाएं, उसका संरक्षण सिखाएंगे तो आने वाला भविष्य भी हरा भरा होगा। हम संदेश लेना चाहेंगे हमारे बीच जो मुख्य वन संरक्षक हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे समाज से जुड़े लोगों को? मेरा सभी से ये आह्वान है, और एक हमको सभी लोगों को मिलकर प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। हम एक ऐसे वन विभाग, हम लोग ऐसे कस्टोडियन तो हैं नेचर के, ये जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता हम जुड़े, ना सिर्फ वन क्षेत्रों में, और हमारे जो बाहर जो क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र के बाहर, वहाँ पर लोगों को जोड़ के ही हम लोग वनों को बहुत अच्छे स्वरूप में आगे देख सकते हैं, ताकि हमें एक स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी की प्राप्ति हो, और जन सामान्य लोग कई प्रकार के रोगों से दूर हो सके। क्योंकि हम लोगों ने कोरोना काल भी देखा है, जहाँ पर लोगों का आवागमन बाधित हो गया था, लोग घर से नहीं निकल पाते थे। एक अच्छे वातावरण के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को लाना है, तो एक स्वस्थ वातावरण पाने के लिए पौधों का रोपण बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ रोपण, बल्कि उनको संरक्षित करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि हम पौधा रोप रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग संरक्षित करें। बिल्कुल। इसलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको भी हम लोग को आत्मसात करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें हमें अपनी जो दिनचर्या है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। एक प्रकार से हम वाटर का, हमारी ऊर्जा और पानी का बचत हम लोग कैसे करें, अपने आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सिखाएं कि हम कम से कम उपयोग करके हम अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएं। तो एक बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश है, और वाकई में मिशन लाइफ से जुड़ना भी हम सभी का बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इंदौर के महापौर हैं श्री पुष्यमित्र भार्गव जी। सर, इंदौर वासियों के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से?
हमारे अपने इंदौर ने एक पेड़ माँ के नाम लगाकर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि अगर 2070 में भारत को कार्बन न्यूट्रल होना हो या 2047 तक के हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करना है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन और लाइफस्टाइल चेंज, ये दो ही तरीके हैं जो हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। और वो केवल एक अभियान पूरा करने से नहीं होगा, हमको होलिस्टिक अप्रोच रख के काम करना पड़ेगा। चाहे पानी बचाने की बात हो, पेड़ लगाने की बात हो, स्वच्छता अपने आप में एक बड़ा काम है जो हमको कार्बन क्रेडिट्स दे रहा है। तो वैसे ही अब बहुत बड़ा समय आ गया जब हम प्लास्टिक के क्रेडिट पे भी और पानी के क्रेडिट पे काम करें, और वो सब तभी संभव है जब इंदौर की जनता इस और अभियान के रूप में काम करे। बिल्कुल सर, इंदौर वासियों के लिए बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा आह्वान है आपकी ओर से। हमारे बीच संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह जी हैं। सर, आपसे संदेश पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे इंदौर संभाग के लिए। हमारा जब जन्म होता है तब हम शुरुआत करते हैं ब्रीद इन, सांस अंदर गई और जीवन शुरू होता है। बिल्कुल। और जब जीवन पूरा होता है तो अब एक सांस, अंतिम सांस बाहर निकलती है और जीवन पूरा हो जाता है। तो एक तो हमको जन्म देने वाली माँ जिसने हमारा जन्म दिया, और दूसरा हमको प्राणवायु देने वाली धरती माँ जिसके पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। इनका संरक्षण, संवर्धन और सेवा हमारा उत्तरदायित्व है। ये बात जिस दिन हम सभी समझ लेंगे, मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ का नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये सफल हो पाएगा और इसके साथ ही हम लोगों का जीवन भी बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा संदेश है और वाकई में जो प्रकृति माँ ने हम सभी को दिया है वो वापस करने का एक अवसर है जिससे हम सभी को जुड़ना चाहिए। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित सभी पैनलिस्ट का। हमारे बीच पधारे श्री दीपक सिंह जी, आयुक्त इंदौर संभाग, साथ ही में माननीय महापौर इंदौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, साथ ही में मुख्य वन संरक्षण श्री नरेंद्र सनोदिया जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग NGO से पधारे हुए वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पर्यावरणविद और इंदौर वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ कि इसी संदेश के साथ कि आप एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर रोपित करेंगे। हम लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।